से तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने किया था, वहां से हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के काम आएंगे जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमें ना फोर्स नहीं चाहिए बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए। अगर आप किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हो, ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी बॉडी को रखना चाहते हो, तो आपको इसके लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखना है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन इसमें 0 होगा, फोर्स नहीं चाहिए। कैसे पता चलता है? F इज इक्वल टू एम में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है बॉडी का, यूनिफॉर्म मोशन का यही मतलब होता है ना कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी 0 है, तो इसलिए हमें फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। डेली लाइफ में आप देखते हो कि अगर आपने एक्टिवा को कांस्टेंट स्पीड पर भी चलाना है तब भी आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है उसको, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रोड पे या किसी सरफेस पे मूव करवा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लाइक ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हो, v कांस्टेंट से, तभी आपको उसको पुश करना पड़ता है। ऐसा आपको फील होता है कि भाई फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, नहीं तो ऐसे बिना फोर्स लगाए कैसे मूव करेगा, है ना। लेकिन उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन है उसके कारण, या एयर ऑपोजिशन, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स भी स्ट्राइक करते हैं तो एक एयर ऑपोजिशन है। तो जो आप उस केस में फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स है टू मूव इट, और ये फोर्स एक्चुअली इस एयर ऑपोजिशन और फ्रिक्शन को बैलेंस करती है, तो उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ती है। नेट फोर्स बॉडी पे 0 ही होती है, क्योंकि इस बॉडी पे सिर्फ यही वाली फोर्स नहीं लग रही, इस बॉडी पे फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही है, एयर ऑपोजिशन भी लग रही है। लेकिन जब तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक नेट फोर्स उसके ऊपर जो लगेगी वो 0 होगी। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स के मूव करवाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम इनर्शियल मास। देखो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शियल मास, एक होता है सिंपली मास, मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, लेकिन एक डेफिनेशन है हमारे पास इनर्शियल मास की, तो वो डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज इनर्शियल मास? देखो हमने लिखा F इज इक्वल टू एम ए, यहां से अगर हम m निकाल लें तो F बाय a निकालते हैं, अगर हम यहाँ से a निकाल लें तो दैट इज F बाय m, ठीक है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट एज a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम a को 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू m। मतलब अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक ब्लॉक है उसमें हम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक ब्लॉक है उसमें हमने इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितनी फोर्स चाहिए, हमें फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, अभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। इस एक्सेलरेशन को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए जितनी हमें फोर्स चाहिए, दैट फोर्स इज इक्वल टू इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज इनर्शियल मास? तो इनर्शियल मास इज द force, actually it is equal to the force required to produce unit acceleration in a body। हर किसी बॉडी का डिफरेंट होगा। इट मीन्स इनर्शियल मास इज force required to produce
a unit acceleration in the body. ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता चलती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि व्हाट इज इनर्शियल मास। अब एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। मान लो एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास जो है वो काफी छोटा है, इसका मास जो है वो काफी बड़ा है, इट इज m2, इट इज m1, तो m1 इज लेस देन m2। अब हम दोनों बॉडीज में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसमें कम लगानी पड़ेगी छोटे मास के केस में, और बड़े मास के केस में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सिंपली इसका जो इनर्शियल मास होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा, इस बॉडी का इनर्शियल मास इस फोर्स के बराबर होगा। बेसिकली ये मेजर ऑफ मास है कि भाई अगर आप किसी बॉडी को हिलाने का मतलब है वही एक्सेलरेट करना, बॉडी रेस्ट पे है, आपने उसको हिला दिया, कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है वो उस बॉडी का इनर्शियल मास होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट मोमेंटम टाइम ग्राफ। जैसे हमारे पास लास्ट केसेस में वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ थे, अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया जाता है। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू dp बाय dt, ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पहले मैं एक मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाता हूँ किसी बॉडी का, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे देखो मोमेंटम टाइम ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है, ऐसा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है बॉडी का वो कांस्टेंट है। अगर ऐसा है ना कि टाइम के साथ मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी जो है बॉडी की वो कांस्टेंट है। मास तो वैसे ही कांस्टेंट हम मान के चलते हैं, क्योंकि स्लो स्पीड पे ना मास कांस्टेंट होता है। स्लो स्पीड मतलब जो अभी हम डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन अगर हम बहुत हाई स्पीड पे बॉडी को मूव करवा दें, बहुत हाई स्पीड कितनी होती है, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इसको हमने बहुत हाई स्पीड विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इतनी हाई स्पीड पे बॉडी को अगर हम मूव करवा दें, इतनी फास्ट स्पीड पे अगर बॉडी चल जाए, तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होता, उसका मास वेरी करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो ये अभी थोड़ी बहुत मतलब मैं चीजें आपको इसके बारे में साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन ये बीएससी का टॉपिक है, ये +1 +2 में नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसमें मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर अगर मोमेंटम ऐसा बना, मोमेंटम टाइम ग्राफ, ऐसे ही आपको पता है कि हमारे पास जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता था, उस केस में वीटी ग्राफ ऐसा बनता था। अब वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा तो यहाँ पर मोमेंटम टाइम ग्राफ भी जो है वो इसी तरह का बनेगा। ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा वीटी ग्राफ होगा वैसे मोमेंटम टाइम ग्राफ होगा, जस्ट क्योंकि मास से मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर। और वो जितने भी ग्राफ्स हमने किए, कल मैंने टेस्ट में भी डाले थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिटार्ड मोशन के, वो सारे यहाँ पर मोमेंटम टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो वीटी ग्राफ सारे पीटी ग्राफ के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके, अब मेन चीज है इस ग्राफ की स्लोप से हमें क्या पता चलता है। तो आपको पता लग ही रहा है कि भाई अगर मैं स्लोप निकालूंगा इस ग्राफ की तो कैसे निकलेंगे। यहाँ 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे स्ट्रेट लाइन पे, इधर एक आ जाएगा t1 टाइम, इधर आ जाएगा p1 मोमेंटम। जो भी वैल्यूज लिखी होंगी, यहाँ ओरिजिन होगा, कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, इधर कुछ वैल्यूज लिखी होंगी, तो वो वैल्यूज उठा लेनी है यहाँ से। ऐसे ही एक वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है t2, एक वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है विच इज p2। तो जो इस ग्राफ की स्लोप है दैट इज p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। एक्चुअली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको आप डेल्टा p बाय डेल्टा t लिख सकते हो। एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली फोर्स। तो मतलब स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ gives you force acting on the body। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी वो आपको एक्सेलरेशन देती थी, आपको याद होगा। इसी तरह से मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप आपको फोर्स देती है। अब मान लो कि ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का दिया गया है, मोमेंटम टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा दिया गया है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कांस्टेंट होती है, स्लोप कांस्टेंट होती है तो इसमें फोर्स भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी होता है स्लोप कांस्टेंट है। इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व बन गई। तो इस केस में भी अगर आप ऐसे 2 पॉइंट्स लोगे ऐसे,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वो मोमेंटम का चेंज निकालोगे, तो यहाँ पर जो आपको पास वैल्यू आएगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कैलकुलेट करोगे ना, तो दैट विल गिव यू द एवरेज फोर्स। तो इस ग्राफ की स्लोप आपको, अगर ऐसा कर्व होगा, तो एवरेज फोर्स देगी, एवरेज फोर्स बिटवीन दिस टाइम इंटरवल t1 से t2 टाइम में कितनी एवरेज फोर्स लगी ऑब्जेक्ट पे, वो हमें इस ग्राफ से ऐसे पता चलेगा। तो याद रखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, मास दे देंगे बॉडी का, फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उस केस में आपने स्लोप फाइंड करनी। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दैट इज फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी एक तो केस बन सकता है कि जब फोर्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है, तब ग्राफ कैसा बनेगा वो आपको पता है कि अगर एक चीज टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, फोर्स टाइम ग्राफ आपने बनाना है, तो सीधा से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो दिस इज फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 न्यूटन, तो ये फोर्स हमेशा 10 न्यूटन रही है इतने टाइम t तक, ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करी है और हमेशा 10 न्यूटन ही रही है, चेंज नहीं हुई ये वाली फोर्स। लेकिन अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज द फोर्स इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरीज विद टाइम। जनरली डेली लाइफ में जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं, दैट वेरीज विद टाइम, हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, फोर्स वेरी करती है टाइम के साथ। तो उस केस में ग्राफ की कोई ना कोई शेप होगी हमारे पास। एग्जांपल के तौर पे, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, किसी भी शेप का ग्राफ बन सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर फोर्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। और अगर कोई कर्व भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी फोर्स वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे फोर्स टाइम ग्राफ्स हैं। अब फोर्स टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ का एरिया, अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक लाइन लगा लूं, एंड इफ आई कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया, तो दिस एरिया इज एक्चुअली फोर्स इनटू, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी। तो दिस इज एक्चुअली फोर्स, एक साइड पे हमारे पास फोर्स चल रही है, दूसरी साइड पे इधर डेल्टा टी चल रहा है, तो फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो ये क्या बनेगा, नाउ यूजिंग F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी को इधर ले जाएं, तो यू विल सी कि भाई F टाइम्स डेल्टा टी जो होता है, फोर्स को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम आता है हमारे पास। तो मींस इस ग्राफ का जो एरिया होगा, दैट विल गिव्स यू डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी वेक्टर का मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पूछा जाए, तो आपने जस्ट ये एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर यू विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे ट्रेपीजियम शेप बन रही है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप निकाल लोगे, जैसे आपने काइनेमेटिक्स में किए हुए एरिया वाले क्वेश्चन, कल के टेस्ट में भी डाले हुए थे। तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर लो, एरिया आप कैलकुलेट कर लिया, तो यूनिट्स क्या बनेंगे, देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये होता है सेकेंड, जो न्यूटन सेकेंड ही हमारे पास मोमेंटम का यूनिट होता है। तो इसके बाद आपको यहाँ से चेंज इन मोमेंटम पता चलेगा। ठीक है जी। अब यही जो फोर्स इनटू टाइम है, दिस F टाइम्स डेल्टा टी गिव्स यू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, है ना, ये अभी हमने सीखा। तो दिस चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is also called impulse। बस नाम डिफरेंट है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। एक नई क्वांटिटी impulse हमने सीखी, आई वेक्टर बोल देंगे इसको। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, इसको impulse भी बोलते हैं, ठीक है। और impulse इज एक्चुअली फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये इसका फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इसके हैं, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, दिस इज आल्सो इंपल्स, डेल्टा पी इज आल्सो इंपल्स। अब ये फिजिकली क्या बताता है हमें इंपल्स,
फिजिकली इम्पल्स जो होता है बच्चे, ये हमें बताता है टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगी तो कितना उसने इम्पैक्ट अपना छोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये बॉल नीचे गिर रही थी और आपने इस बॉल को कैच करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इस बॉल ने कुछ टाइम इंटरवल के लिए आपके हाथों पर स्ट्राइक करना है। जब ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, एक तो हमने देखना है कि कितनी फोर्स लगा रही है, जितनी भी इसका मास होगा इनटू ग्रेविटी वो फोर्स लगेगी आपके हाथों पे। दूसरा हमने देखना है कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगेगी। जितने ज्यादा टाइम के लिए फोर्स लगेगी और जितने ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा इंपल्स होगा, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इम्पल्स इज फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हैं, इम्पल्स इज एक्चुअली द टोटल इम्पैक्ट जो चाहिए। जैसे टोटल इम्पैक्ट को अब मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि जब ये बॉल यहाँ पर थी, इसका कुछ मोमेंटम था P1, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों से इस बॉल को पकड़ना है, कैच करना है और आपने इसको रोकना है। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है P2 दैट विल बी जीरो। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, आपने रोका ना इस बॉल को, फाइनल मोमेंटम इज जीरो। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो फिक्स है। चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इस सिचुएशन में फिक्स्ड है। हमेशा जब भी कोई बॉल आपके हाथों में आएगी, आपने उसको जब कैच करना है तो उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल विल बी जीरो। बट बाय प्लेइंग विद दिस पैरामीटर, अगर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा दो, ये चीज कांस्टेंट है इस केस में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इम्पल्स जो है दैट इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज कांस्टेंट। और फिर हमें यहां से पता चलता है, मैं लिखता हूं पहले, इफ आई इज कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कांस्टेंट होता है, तो उस केस में फिर जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब इस बॉल की जो फोर्स आपके हाथों पर लग रही है वो कम हो जाएगी अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे। मतलब इसको कैच करने का टाइम आपने बढ़ाना है। तो क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं, कब करते हैं, जब भी बॉल को कैच करते हैं ना, तो अपने हाथों को नीचे की तरफ लो करते हैं, पीछे की तरफ लेके आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो हाथों को पीछे इसलिए लेके जाते हैं अपने, कि भाई जब बॉल आपके हाथों में आए तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, जितने की देर के लिए वो फोर्स लग रही है, वो बढ़ा दे। तो टाइम इंटरवल बढ़ाने से उस बॉल की फोर्स आपके हाथों पर जो लगने वाली है वो डिक्रीज हो जाती है, इम्पल्स सेम रहता है। तो इस डेल्टा टी को generally increase करके we can decrease the force acting on the object। और एग्जांपल देखते हैं इसकी इम्पल्स की। ये भी बेसिक डेफिनेशन याद रखना, फोर्स इनटू डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट भी आपको पता चल रहा है, फोर्स इज न्यूटन, डेल्टा टी इज इन सेकेंड। तो इम्पल्स का यूनिट वही हुआ विच इज ऑफ मोमेंटम, सेम है, ठीक है।